पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है थिन सिलेंडर में, अभी इस वीडियो में हम थिन सिलेंडर की बात कंटिन्यू करेंगे। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो होता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस माइनस मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस बाई 2, मतलब एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ से आपको अल्टीमेटली फाइंड होगा PD/80। अब आगे हम देखेंगे प्रॉब्लम्स कुछ देखेंगे। तो प्रॉब्लम जो आपको पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ए थिन सिलेंडर सेल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर इज इंटरनल डायमीटर। इट इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 1.2 मेगापास्कल। इफ द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज 12 mm, फाइंड द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, चेंज इन डायमीटर, लेंथ एंड वैल्यू। टेक जो है आपका यंग मॉडुलस जो दिया है 200 × 200 गीगा पास्कल कह सकते हैं, 200 × 10³ मेगा पास्कल। और म्यू जो दिया है पॉइजन रेशियो वो दिया है आपका 0.3। तो सोल्यूशन पे देखते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस के बारे में। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा C होता है PD/2T। तो यहाँ से आपका P की वैल्यू 1.2, D की डायामीटर है mm में रखे हो आप 1000 डिवाइडेड बाई 2 × थिकनेस 12 mm। यहाँ से आगे 50 Nm/mm², इट मीन्स 50 मेगापास्कल टेंसाइल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो होता है PD/40। ये आपका होगा सिग्मा C/2, मतलब 50/2 मीन्स 25 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेस। अब आगे हम देखेंगे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है PD/40 2 - म्यू। यहाँ से सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो ये होगा 2.125 × 10⁻⁴, ये होगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर अगर निकाला जाए तो चेंज इन डायमीटर निकालने के लिए सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मतलब ΔD/D की वैल्यू निकली है। ΔD आपको निकालनी है, तो जो भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन आए उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का मल्टीप्लाई मीन्स 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए जो भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन आए थे। तो अल्टीमेटली हमें फाइंड हुआ है 0.2125 mm। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें वो होता है PD/40 1 - 2 - म्यू। तो ये होगा आपका सारे वैल्यूज़ को आप रख दोगे तो ये आपका आएगा 5 × 10⁻⁶। तो ये जो है अब जो है चेंज इन लेंथ देखते हैं। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो भी होगा इसी में अगर मल्टीप्लाई बाई हम कर दें लेंथ, टोटल लेंथ का जैसा कि हो गया है, तो वो हो गया टोटल 0.1015 mm, ये भी इंक्रीज होगा। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका आ गया PD/40 5 - 4 × म्यू। ये आपका हो गया 4.75 × 10⁻⁴ स्ट्रेन। और अगर आपको चेंज इन वैल्यू पता लगानी हो तो टोटल जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा टोटल वैल्यू का। तो ये मल्टीप्लाई हमने किया वैल्यू का टोटल, तो ये आपका आ गया टोटल वैल्यू मतलब π/4 × t² × L। तो ये आपका हो गया टोटल 1.11919 मीटर क्यूब को 1 - 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लीटर कर दिए, तो मतलब फाइनल आंसर था। अब इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपका ये आपका है ए कॉपर ट्यूब हैविंग 45 mm इंटरनल डायमीटर and 1.5 mm wall thickness is close to the end by plug which are the 450 mm apart. The tube is subjected to internal pressure of 3 megapascal at the same time pulled in the axial direction with force of 3 kN. Compute change in length between the plugs and change in internal diameter of the tube. टेक जो है यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर ये दिया है 100 गीगापास्कल एंड पॉइजन रेशियो ऑफ कॉपर जो है वो है 0.3। तो ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ 3 मेगापास्कल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/40 होता है, वैल्यू आपने पुट किया सबका, तो आ गया 22.50 मेगापास्कल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर निकालना हो तो PD/40 1 - 2 म्यू। यहाँ से आपका स्ट्रेन आया 9 × 10⁻⁵।
चेंज इन लेंथ अगर निकालना हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आप मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे लेंथ ऑफ द सिलेंडर का। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर मतलब दोनों अपार्ट जितने दूर हैं 450 mm आपस में दूर हैं, तो लेंथ इसका टोटल होगा 450 mm जैसा ऊपर लिखा था। तो 450 मल्टीप्लाई करें तो 0.0405 mm इंक्रीज होगा। अब आगे हम देखेंगे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन होता है PD/4 T2 - म्यू। यहाँ से आप वैल्यू सारा रखें तो 3.825 × 10⁻⁴ आया। चेंज इन डायामीटर आपको चाहिए तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन में आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए टोटल डायामीटर ऑफ द सिलेंडर का। तो टोटल डायामीटर ऑफ द सिलेंडर 45 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ये 0.0172 mm इंक्रीमेंट। अब ड्यू टू पुल ऑफ द 3 kN, 3 kN का पुल है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछ रहा है क्या होगा। तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर 3 kN का एक ही साइड में पुल होता है तो ये इसके मतलब क्या है, यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन ई। तो स्ट्रेस अपॉन ई तो P/AC इसका स्ट्रेस होगा इनटू ई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर ट्यूब क्या होगा, AC पाई × D × T। तो ये होगा पाई × 45 × 1.5, तो ये आ गया। और उसके बाद से ये सिंपली हमारा जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ गया ये आपका 1.415 × 10⁻⁴। और चेंज इन लेंथ जब देखेंगे हम तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम टोटल लेंथ 450 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा चेंज इन लेंथ जो निकल के आया वो आया 0.0637 mm। ये भी इंक्रीमेंट के साथ आया। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, अगर हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल है तो लेटरल होता है म्यू के थ्योरी जो म्यू की होती है पॉइजन थ्योरी, तो होगा -μ इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो -μ इंटू ε/L। तो -0.3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे ε/L में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में तो आपका आ गया आपका 4.245 × 10⁻⁴। डायामीटर की चेंज कर देखेंगे तो होगा जो स्ट्रेन लेटरल आया है उसी मल्टीप्लाई टोटल डायमीटर का, जो कि हमारा आंसर निकल के आया -1.91 × 10⁻³ mm डिक्रीमेंट। माइनस वैल्यू अब इंडिकेट करती है कि डायमीटर जो होता है डिक्रीज हुआ है। चेंजेस ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट, दोनों कंबाइन इफेक्ट की वजह से जो चेंजेस होगा तो चेंज इन लेंथ जो टोटल होगा ये भी 3 kN का पुल की वजह से जो हुआ है 0.0637 हुआ है, और जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर था उसकी वजह से हुआ है 0.0405। तो दोनों कंबाइन इफेक्ट की वजह से हुआ है इंक्रीमेंट 0.1042 mm। एंड डायामीटर दोनों अगर आप करोगे तो पहले तो इंक्रीमेंट हुआ था इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से, और जब हमने इसको पुल किया था बाहर से तो उसकी वजह से डिक्रीज हुआ था, वो हुआ था 1.91 × 10⁻³ का डिक्रीमेंट हुआ था। तो आप जब अलजेब्रिक सम इसका करोगे तो 0.0153 ये इंक्रीमेंट के साथ आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सिलेंड्रिकल बॉयल इज 800 mm diameter, 1 meter long. It is required to withstand pressure of 100 meter of water. If permissible tensile stress is 20 Nm/mm², permissible shear stress is 8 Nm/mm², and permissible change in diameter is 0.2 mm. Find the minimum thickness of the metal required. Take E is equal to 200 GPa and mu is equal to आपका 0.3। तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। और अब जो है आपको हम बताते हैं जॉइंट एफिशिएंसी के बारे में। जॉइंट एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। ये तो आप कर चुके थे ये क्वेश्चन। अब जॉइंट एफिशिएंसी के बारे में आप देखेंगे। तो जॉइंट एफिशिएंसी क्या होता है, जब सिलेंडर को हम एक रिक्वायर्ड लेंथ या रिक्वायर्ड डायामीटर देने के लिए, जब एक सिलेंडर का कोई एक सिलेंडर हम लगाए उसका मटेरियल उतना ना हो कि एक रिक्वायर्ड शेप का मिल जाए, तो उसमें हमको जॉइंट लगाना पड़ता है। तो जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट जो होता है वो रिवेटेड जॉइंट होता है। तो रिवेटेड जॉइंट जो होता है वो 2 डायरेक्शन में लगता है, जैसा कि फिगर में बताया गया है।
सर्कमफ्रेंशियल रिवेट होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल रिवेट, जो जैसे फिगर में आप देख पा रहे हो। तो लार्ज साइज का जो सिलेंडर बनाना होता है तो किसी सिंगल मटेरियल से नहीं बन सकता है, सिंगल एक टुकड़े से नहीं बन सकता है, तो अलग अलग टुकड़े का यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट हमको कनेक्ट कराने पड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ने पड़ते हैं। तो ये कैसे अचीव होगा, ये रिवेट जॉइंट से अचीव होता है, या सर्कमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम लगाते हैं। अब रिवेट के होल की वजह से जो नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो घट जाता है आपका, तो स्ट्रेसेस आपका बढ़ जाता है। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही रेजिस्टिंग फोर्स आता है, क्योंकि वहीं स्ट्रेस एक्ट करता है। तो इस केस में जो होता है सेक्शन घटता है, क्योंकि उसमें होल कर देते हैं तो उतना सेक्शन कम हो जाता है, तो स्ट्रेस जो होता है बढ़ जाएगा। तो अब जो है जॉइंट एफिशिएंसी जब देखेंगे, द सिलेंडर सेल लाइफ बॉयलर हैविंग टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, नेमली लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट एंड सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट। Due to the holes for rivet, the net area of cross section decrease and the hence stresses increase. If the efficiency of these joints are known, the stresses can be calculated as follow. Let eta L है अगर efficiency of the longitudinal joint and eta CL efficiency of the circumferential joint. The circumferential stress is given by sigma C PD equal to PD upon 2T into eta L. eta L होता है जब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है तो eta L हो जाता है, और जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा तो eta C हो जाएगा, तो PD अपॉन 40 इंटू eta C। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वजह से होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट की वजह से सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है, और सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपका अब एफिशिएंसी वाले कुछ जॉइंट एफिशिएंसी वाले कुछ क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन को आप जो करिएगा खुद से, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए, उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा। इसको पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख भी सकते हैं, इसके सलूशन भी हैं, तो आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप खुद से ट्राई करिए। ये भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए आपका प्रॉब्लम है, पॉज करके इसको आप प्रैक्टिस करिएगा इन सब क्वेश्चन को। अब आपका आएगा थिक सिलेंडर। तो थिक सिलेंडर जो है, अभी तक आपको थिन सिलेंडर के बारे में बताया। थिन सिलेंडर जब आपका डायामीटर और थिकनेस का जब रेशियो, जब थिकनेस T/D का रेशियो 1/1 D से कम हो या तो बराबर हो, तो वहाँ पे थिन सिलेंडर होता है। इस केस में क्या है कि जब आपका रेशियो जो होता है थिकनेस अपॉन इंटरनल डायामीटर ऑफ द सिलेंडर का, उसका रेशियो जब आपका 1/20 से ज़्यादा, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बराबर होगा तो थिन सिलेंडर माना जाएगा, और बड़ा होना चाहिए तो थिक सिलेंडर होगा। थिक सिलेंडर में जो होता है, क्योंकि थिक सिलेंडर में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थिकनेस होती है, मतलब कंसीडरेबल अमाउंट में कंसीडरेबल थिकनेस का एक मैग्नीट्यूड होता है, तो इस वजह से जो है वहाँ रेडियल प्रेशर भी लगता है। रेडियल प्रेशर जिसको हम थिकनेस स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो भी इसमें काम करता है। तो इस वजह से जो है इसमें 3 तरह के स्ट्रेसेस काम करते हैं थिक सिलेंडर में, और ये तीनों तरह के स्ट्रेसेस जो होते हैं, ये तीनों एक ऐसे मेंबर पे एक्ट करते हैं। जैसे आपको स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में जब बताते, तो a member is subjected to triaxial stress system sigma x, sigma y या sigma z, means that a member या cylindrical member या cylindrical elementary part is subjected to 3 mutually perpendicular stress system
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हुक स्ट्रेस एंड रेडियल प्रेशर। तो इस तीनों स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ थिकनेस होता है, इस वजह से इसमें जो है, इसके लिए जो लॉमी ने फार्मूला तैयार किया था, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ द थिन सिलेंडर। That is, in case of thin cylinder, the metal thickness T is more than the D/20. There, where D is the internal diameter of the cylinder, magnitude of radial stress (PR) is large and hence it cannot be neglected. The circumferential stress is also non-uniform across the cylindrical wall. Thus, the radial stress is compressive in the nature, and circumferential and longitudinal stress are tensile in nature. रेडियल स्ट्रेस एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आर कंप्यूटेड बाय यूजिंग लामी इक्वेशन। अब लामी इक्वेशन है जिससे जो होता है हमारा ये कंप्यूट होता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि जो इसकी बाउंड्री कंडीशन थे थिन सिलेंडर का, अगर ये आपका थिकनेस है T, थिन सिलेंडर की थिकनेस है, तो इसमें जो रेडियल प्रेशर जो इसमें ऐड करता था, मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर, उसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था थिन सिलेंडर के केस में होता था, वो कुछ ऐसा होता था। ये इंटरनल पार्ट था, ये आउटर पार्ट था किसी सिलेंडर वाल के, ये इंटरनल सरफेस है, ये आउटर सरफेस है सिलेंडर की उसका दीवार का। तो सिलेंडर के अंदर के दीवार पे या सिलेंडर के इंटरनल सरफेस पे जो रेडियल प्रेशर होता था, P की वैल्यू या Px की वैल्यू, वो हमारी मैक्सिमम होती थी और यहाँ पे होती थी मिनिमम। लेकिन जो होता है अभी उस केस में क्या होगा, और जो हुक स्ट्रेस होता था, वो हुक स्ट्रेस पूरे अक्रॉस द सेक्शन जो होता था, वो कुछ ऐसे एक्ट करता था। हुक स्ट्रेस का जो होता था, मैक्सिमम हुक स्ट्रेस सिग्मा अगर H लिखा जाए तो मैक्स होता था अंदर की तरफ और मिनिमम होता था बाहर की तरफ इस केस में। लेकिन जब आएंगे आप थिक सिलेंडर के केस में, तो वहाँ पे जो होगा आपका ये जो वेरिएशन है, वो आपका वेरिएशन ऐसा नहीं रह जाता जैसा कि वेरिएशन थिन सिलेंडर में होता है। तो आगे की वीडियो में हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे थिन सिलेंडर के बारे में, थिन सिलेंडर पे कौन कैसे स्ट्रेस पड़ते हैं। थिन सिलेंडर में चूँकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द थिकनेस होती है, इसलिए इसको रेडियल प्रेशर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेसेस होते हैं, वो इसके दीवार अक्रॉस द वॉल जो होता है, उसमें वेरिएशन जो होता है, उस वेरिएशन के हिसाब से वॉल के अलग अलग डिस्टेंस पे, अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं सिलेंडर के अपर इंटरनल पार्ट के लिए, या तो आउटर मोस्ट पार्ट के लिए ले लें, या तो इनर मोस्ट पार्ट के लिए जो हम वेरिएशन लेंगे स्ट्रेस का, वो वेरिएशन थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इसको हम कंसिडरेबल अमाउंट में वेरिएशन भी होता है, जिसको हम अलग अलग डिटरमाइन भी करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि थिक सिलेंडर के केस में जो होगा, हमारा जो स्ट्रेस होगा, हुक स्ट्रेस हुआ, रेडियल प्रेशर हुआ या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेस जो होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो लेंथ के अलावा होगा, बाकी हुक स्ट्रेस और रेडियल प्रेशर में डिपेंड करता है थिकनेस। तो थिकनेस, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो थिकनेस ऑफ द सिलेंडर पे डिपेंड करती है। जैसा कि आप देखे होंगे, रेजिस्टिंग फोर्स होता है, उसके लिए रेजिस्टिंग एरिया जो होती है वो थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो चूँकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, इसमें डेवलप हो सकता है, स्ट्रेस भी कम डेवलप हो सकता है। तो कम डेवलप स्ट्रेस होने में, लेकिन ऐसा भी नहीं है स्ट्रेस हर जगह कम होता है। अक्रॉस द वॉल स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है, इसमें अलग अलग होता है। तो वेरिएशन होता है इन द टर्म ऑफ एक्स, और जो डिस्टेंस एक्स के अबाउट हम लेंगे कि कितना
किस डिस्टेंस पे कितना स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस और रेडियल प्रेशर। इसका एनालिसिस हम लामी थ्योरम से करेंगे। तो लामी थ्योरम से एनालिसिस और इलस्ट्रेशन एग्जांपल, अब लामी थ्योरम डेरिवेशन कैसे होगा, लामी थ्योरम कैसे बना होगा, ये सब चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आप ध्यान से इसको देखिएगा और कॉपी में नोट करिएगा, और अगले वीडियो में हम थिन सिलेंडर की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।